May I come inside? Please come. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Please बैठिए. Thank you. आप कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. आप अपनी व्यक्तिगत पहचान को बिना बताएं अपने बारे में इस प्रकार बताएं जिसमें आपके एकेडमिक्स कवर हो जाते हैं, आप रिसर्च वगैरह में कर रही हैं या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के किसी जॉब में उसके बारे में बताएं. लास्ट में आप अपनी हॉबीज के बारे में बताएं प्लीज. सर, मेरा जन्म जोधपुर में हुआ है. I've done my schooling from Rajmata Krishna Kumari Girls Public School, Jodhpur. I have a BA Honours in Sociology from D.D. Shriram College, Delhi University. I have done Masters in Sociology from Department of Sociology, Delhi University. And my hobby is reading English language fiction books. तो आपकी जो स्कूलिंग हुई है और आपके जो एकेडमिक्स हुई है वो तो बहुत अच्छे उम्दा स्कूल्स और कॉलेजेस में से एक है. और आप दिल्ली भी गई और दिल्ली के उपरांत फिर आपने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आने का ऐसा क्यों सोचा, जबकि वहाँ पे तो यूपीएससी जैसे बहुत बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षाओं का वहाँ पे आयोजन होता है. सबसे ज्यादा अगर कोई दिल्ली में स्टूडेंट हैं वही सबसे ज्यादा इसकी उम्दा तैयारी कर सकते हैं. तो फिर आपने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आने का क्या सोचा? सर, इन माय ओपिनियन दोनों ही जो सर्विसेज हैं, दोनों ही जो अपॉर्चुनिटीज है वो इक्वली प्रेस्टिजियस और इक्वली इम्पोर्टेंट है. ठीक है. किसी एक को कहना कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि कोई एक अगर यूनियन की है. हमारे कहने का मतलब आप में वो कैलिबर है. यस सर. आपने सोशियोलॉजी में जो है वो पीजी कराया है. यस सर. लेडी श्रीराम कॉलेज जो अपने आप में रेपुटेड डीयू की एक जो है कॉलेज है. जी सर. उसके उपरांत फिर आपके पास में इतना जो है एक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा ओरा हो गया था, जिसकी वजह से आप और जो अन्य प्रतिष्ठित जो सेवाएं हैं जिसमें यूपीएससी सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कभी एग्जाम दिया आपने उसका? जी सर. आरएएस का प्री जिस साल हुआ था उस टाइम पे 10-15 दिन का गैप था दोनों प्री में. मैंने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया था. मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था. आरएएस में मेरा प्री क्लियर हो गया था. तो फिर उसके बाद में सर उससे 1 साल पहले ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था और उस टाइम से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी. दोनों एग्जाम्स लगभग साथ ही में हुए थे. तो पहले मैंने वो दिया था, उसके बाद 10 दिन के गैप से ये एग्जाम था. भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो समाज शास्त्र का जो क्रमिक विकास हुआ है उसके बारे में कुछ आप बताएं. सर, सोशियोलॉजी इंडिया में काफी रीसेंट और नया डिसिप्लिन है. 20th सेंचुरी में ही इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है सर. सबसे पहला डिपार्टमेंट बॉम्बे में था, प्रोफेसर जीएस खुरिये ने एस्टैब्लिश किया था. उसके बाद में लखनऊ में और अन्य इंपॉर्टेंट मेट्रो सिटीज जैसे कलकत्ता, दिल्ली वगैरह में बाद में एस्टैब्लिश हुए. बाकी जगहों पे जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं लगभग ऐसा हुआ है कि सर जीएस खुरिये के जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने ही एस्टैब्लिश किए हैं. जैसे अगर मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो डिपार्टमेंट है सोशियोलॉजी का उसकी बात करूं तो प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने एस्टैब्लिश किया. आपने सोशियोलॉजी को पढ़ा है. यस सर. आपके जीवन में सामाजिक तौर पे कितना बदलाव आया? पहले आप क्या थी और इसको पढ़ने के बाद में आपकी सामाजिक दृष्टि से अगर बात करें तो सोच में कितना परिवर्तन आया? सर, मुझे लगता है कि पर्सनली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो मेरा वर्ल्ड व्यू है या किसी चीज को देखने का जो नजरिया है वो काफी ब्रॉड हुआ है. सोशियोलॉजी पढ़ने से पहले मुझे बहुत लिमिटेड और बहुत सीमित ज्ञान था और सिर्फ एक तरह से कहें कि कुएं का मेंढक, कि मुझे जिस समाज में मैं रहती थी, जिस परिवेश में मैं रहती थी या जिस स्कूलिंग जो एजुकेशन में, मुझे बहुत लिमिटेड नॉलेज थी सर चीजों की. सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद हालांकि मुझे जरूर वो एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मुझे जानकारी बहुत ज्यादा मिली है अपने डिसिप्लिन से. आप ये बताएं, मेरा अंतिम सवाल आपसे. साहित्यिक दृष्टि से और कला की दृष्टि से जो है वो जोधपुर संभाग अपने आप में बहुत ज्यादा समृद्ध है. वहाँ पे बहुत सारी कविताओं को साहित्य सर्जन किया गया. रूपायन संस्थान के बारे में कुछ बताएं. उनकी स्थापना किसने करी थी और साथ में उसके साथ में कौन कौन से ऐसे साहित्यकार जुड़े हुए थे, और अगर एक साहित्यकार आप हमें बताती हैं तो उनकी 2 प्रमुख कृतियों के बारे में बताएं. जी सर. सर, रूपायन संस्थान श्रीमान विजयदान देथा जी ने इस्टेब्लिश किया था और उनके कोमल कोठारी जी ने किया. सर मैं बताने वाली उनके उन्होंने और कोमल कोठारी जी ने साथ में मिलके किया था. विजयदान देथा जी के जो सिग्निफिकेंट वर्क्स हैं उनमें से बातारी फुलवारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का. सर उसके अलावा मैं दूसरा नाम याद नहीं कर पा रही हूँ. मैम प्लीज. Suppose that you are sitting on the position where we are and you have to critique yourself. How would you do that? Ma'am, one of my major flaws or one thing that I would point out is that sometimes I get overly self-critical, that sometimes I can be a little too harsh on myself. Other than that, ma'am, one thing that if I look from third point of view could be that I come across as a little intimidating. So I might not be intimidating, I might be a friendly person, but I think my aura or my first impression comes off as a little intimidating. So these are 2 things that I think would
come across. Okay, so are you doing anything for improving these things? Ma'am, I don't, about being overly self-critical, I try to work on myself. About the other thing, I don't know if there is anything I can do about it. Maybe you can change your facial expressions, or But then, ma'am, I think that that is not my natural. I am naturally a person who is a little shy and a little introvert, so I don't generally talk to a lot of people. So I'm shy in talking to a lot of people. So this is one of your weaknesses, like. Yes. So how would you like deal with people when you will be coming to RS services? Of course, you will have to deal with people. Public dealing is one of the aspects of this job. So how Yes, would you do that? Ma'am, I am a little introvert and shy when it comes to taking a personal initiative to talk to people. When it comes in professional capacity, and I mean not just as a working professional, maybe be it as a student or be it as a person in any kind of other situation, I make it a point to do that to the best of my capabilities because it is required there. So even if I am uncomfortable, have you heard about Fibonacci sequence? No, ma'am. I'm sorry. Okay. You have also studied science and then you followed your further studies in sociology. Yes, ma'am. So can you elaborate the basic difference or similarities between both these subjects in the perspective of a country's development? Yes, ma'am. Ma'am, first I'll talk about science. Sure. Ma'am, we are a country that has always had scientific temper and scientific knowledge ever since ancient times. However, during the medieval times and during the dark phase of Indian culture, there was a time where people started believing in superstition, and we put a lot of emphasis on unscientific beliefs and theories. So with the advent of the constitution in our fundamental duties and DPSPs, there is a focus on building scientific temper. So as a young nation, developing nation, a nation that is trying to catch up with other industrial developed nations, it was very important that we focus on science. So ma'am, science is very important for society to develop a scientific temper, to not believe in unscientific theories and superstitions. So in that sense, it is very important. Other than that, for nation building, ma'am, we have, as a young nation, as a 70-year-old nation, we have ISRO, we have missile programs, we've reached the moon, with the mission, we are hoping to send manned mission in the space. So there has been a lot of progress in that sense. With sociology, ma'am, sociology is a scientific study of society. So to be able to look at society critically is also very important, because otherwise we would carry forward the how can I say this, ma'am, carry forward the कुप्रथाएं, as we say it in Hindi. तो मैम, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं क्रिटिकली और जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, कि हम जब तक डिफरेंशिएट ना कर पाए कि ये हमारी सोसाइटी के लिए हानिकारक है, ये यूजफुल है, ये हमें आगे लेके जाना चाहिए नहीं, तो हम एक साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी को पढ़ना सोशियोलॉजी है. तो दोनों ही में ऑब्जेक्टिवली और क्रिटिकली एनालाइज. ठीक है, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट. मेरा एक आपसे सवाल है कि अभी LGBTQ को लेके काफी इश्यूज चल रहे हैं, कुछ रूल्स बनाने के लिए, लॉज वगैरह के लिए, तो उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल कंसाइज वे में बताइए. Ma'am, it is essentially a fight for equal rights in society, and as a society, it is our duty that no person's fundamental human rights are violated. As long as the demands are legal and to uphold the rights, I think it is fair. And there is an offer of setting up a specific commission to provide those rights. So, ma'am, I think the matter is being looked at in a fair manner. थैंक यू. भाषा और बोली में क्या फर्क है? जी सर, बोली लोकल लेवल पे बोली जाती है, जैसे उसका बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रिक्ट नियम वगैरह नहीं होते. बोली में सर ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्रामर के, लिखने के जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते. भाषा में ये जो रूल्स हैं, सेंटेंस के फॉर्मेशन के रूल्स हैं, लिखने के रूल्स हैं, वो स्ट्रिक्ट होता है. तो क्या इस बेसिस के ऊपर राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए? यस सर, मेरे हिसाब से राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए. आप बताइए, डिफेंड कीजिए कि क्यों मिलनी चाहिए राजस्थानी भाषा. जी सर, सर सबसे पहले तो जो साहित्य अकेडमी है सर, उसके जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उसमें 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के अलावा इंग्लिश और राजस्थानी ही ऐसी लैंग्वेजेस है जिनमें दिया जाता है.
तो ये तो हम मानते हैं कि ऑफिशियल लेवल पे भी राजस्थानी को एक मान्यता इस हिसाब से तो मिली हुई है। ठीक है। तो अब जरूरी है कि सर जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें भी राजस्थान को अपना जो दर्जा है वो मिले। बहुत एंशिएंट लैंग्वेज है सर, जिसका हमारे पास में रिटन एविडेंस है, रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक्स हैं, लिटरेचर अवेलेबल है। अगर मुझे राजस्थानी सीखनी है, Yes, मैं sir. राजस्थान का रहने वाला नहीं, तो क्या कोई ऐसी बुक है जिससे मैं राजस्थानी सीख सकूं? I'm sorry, क्या sir. कोई ग्रामर है इस तरह की? सर बुक है पर मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं है। आप जोधपुर से हैं। हनुवंत सिंह जी का जो स्टैंड था पाकिस्तान को लेके, उस स्टैंड को लेके आप हनुवंत सिंह जी के बारे में आपके क्या विचार है? सर उस टाइम पे दोनों कंट्रीज जो न्यूली फॉर्म्ड कंट्रीज थी, वो दोनों कंट्रीज अपने अपने हिसाब से जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ऑफर्स दे रही थी। उस टाइम पे पाकिस्तान के फाउंडर्स ने हनुवंत सिंह जी को कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिए थे कि उनको सिंध रीजन का गवर्नर बना दिया जाएगा, उनके पास में ऑटोनॉमी वगैरह होगी, उनको वो प्रिविलेजेस और वो लोक लुभावने ऑफर्स देके वो चाहते थे कि जो मारवाड़, और उसके बाद में अगर मारवाड़ मिल जाता तो जैसलमेर भी उसका हिस्सा बन जाए। सर ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप सोशियोलॉजी के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? किस लेवल से पढ़ाना शुरू करना चाहिए? जैसा आपने कहा कि आप में बहुत चेंजेस आए। यस सर। ठीक है, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मेट हो रही है, मतलब बन रही है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस लेवल से सोशियोलॉजी पढ़ाई जानी चाहिए? सर अभी सोशियोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है, मतलब ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को 11th-12th से पढ़ाया जाता है मेरे हिसाब से। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है। यस सर, मैं बस ये कि सर मेरे हिसाब से जैसे हम इकोनॉमिक्स को पढ़ाते थे 9th स्टैंडर्ड से शुरू करते थे, उसी हिसाब से मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी को भी हमें 9th या उससे, मुझे लगता है 9th स्टैंडर्ड से सर स्पेशलाइज तरीके से पढ़ाना शुरू करना चाहिए। उसके अलावा सर जो अब ये बाउंड्रीज हम हटा रहे हैं, साइंस, सोशल साइंसेस, कॉमर्स वगैरह डिपार्टमेंट्स, तो सर जो क्रेडिट कोर्स का ऑप्शंस है तो उसमें सर ये स्टूडेंट्स के पास में एक ऑप्शन अवेलेबल होगा कि वो क्रेडिट कोर्स के हिसाब में सोशियोलॉजी पढ़ सके। ठीक है। आप आरएस बने और आपके आरएस बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज क्या क्या होंगी? सर अगर मैं अपने गृह जिले के बारे में बात करूं। क्यों आप गृह जिले के बारे में क्यों बात करें? आप तो पूरे राजस्थान के बारे में बात कीजिए। सर मैं डेटा के हिसाब से अगर ठीक बताऊं है। कि मुझे डेटा सिर्फ जोधपुर का अभी याद आ रहा है, आई एम वेरी सॉरी, बट हालांकि ये प्रॉब्लम पूरे जिले में ही है कि सर फीमेल लिटरेसी हमारे यहाँ पे बहुत कम है। सर जोधपुर में तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं सरकार की, मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट मतलब आप फीमेल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे? सर फीमेल लिटरेसी एक मेरा प्राइम फोकस है। उसके अलावा सर चाइल्ड यानी सेक्स अगर अब्यूज, कोई लड़का आरएस बनता है तो उसको अगर लड़कों की कहीं लिटरेसी कम है तो उस पर ध्यान देना चाहिए? नहीं सर, ओवरऑल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर व्यक्ति की लिटरेसी पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन जोधपुर में लो फीमेल लिटरेसी एक बहुत राजस्थान में सीरियस। कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हुए हैं राजस्थान सरकार ने? सर कितने हैं? आई एम नॉट श्योर, सॉरी। बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं इसलिए मैंने पूछा। सर महात्मा गांधी स्कूल है जो, पर कितने हैं मुझे पता अच्छा। नहीं। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन? सर ब्रिजभूषण सिंह जी। ब्रिजभूषण सिंह जी। जी सर। ठीक है सर। कविता, ईगर टू एक्सपांड नॉलेज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आपने इसको कई शब्द लिखे हैं, इसका हिंदी में कौन सा शब्द बहुत ही प्रयुक्त है, बड़ा उपयुक्त शब्द अपन काम में लेते हैं? कुछ ध्यान है आपको? सर शायद जिज्ञासु कह सकते हैं। ज्ञान पिपासु जिसको बोलते ज्ञान हैं। नहीं सर, मुझे नई नॉलेज थी इसके बारे में, आई एम सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। आप जोधपुर से हैं? यस सर। जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र के पंचपीर कौन कौन से हैं, कुछ ध्यान है? नहीं सर, अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। अपने जो पड़ोसी देश हैं, यस सर। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, यस सर। वो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। श्रीलंका थोड़ा सा अब उससे इमर्जिंग बाहर निकल रहा है, लेकिन अभी अपना जो पाकिस्तान है वो भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो उसके आर्थिक संकट के मूलभूत कारण क्या है? आपने क्या एसेस किया? आपका क्या परसेप्शन है उस संकट का? सर सबसे पहले तो वर्ल्ड ओवर सारी इकोनॉमीज अभी ग्लोबल रिसेशन की वजह से सफर कर रही हैं। जो कुछ कंट्रीज हैं जिनके फंडामेंटल जो है इकोनॉमी के जो स्ट्रांग नहीं है, वो कंट्रीज ज्यादा सफर कर रही हैं सर। कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने एक्सटर्नल लोन, पाकिस्तान के केस में भी है सर, कि जो एक्सटर्नल लोन का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। उसके अलावा सर जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ है
कोविड और यूक्रेन के वॉर की वजह से सर वो एक बहुत सिग्निफिकेंट इशू है सर। एक सिग्निफिकेंट इशू लैक ऑफ स्टेबल गवर्नेंस है पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से सर इकोनॉमी काफी डिस्टेबलाइज हो रखी है अभी। ठीक है। यस सर आप ही जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट रही हैं आप, यस सांस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? सर संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है जो सबसे पहले प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। सर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो नॉन डोमिनेंट कास्ट्स हैं, उन्होंने लोअर या अपर का मेंशन नहीं किया, जो नॉन डोमिनेंट कास्ट्स हैं किसी भी ग्रुप में या किसी भी सोसाइटी में, वो कोशिश करती हैं डोमिनेंट कास्ट की लिविंग स्टाइल, वैल्यूज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैच करना ताकि वो अपवर्डली मोबाइल हो सके सर अपने कास्ट को लेकर। इसी की तर्ज पे अभी राजस्थान सरकार ने एक अंतरजातीय विवाह जो है एक योजना चलाई है। यस सर। इसमें एक जिसको हम कह सकते हैं कि उच्च कास्ट वाला या उच्च कुलीन का व्यक्ति जब किसी नीची कुलीन की तथाकथित जिसको कह सकते हैं उसमें शादी करता है, तो उसको आर्थिक अनुदान के तौर पे कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी, कुछ है जानकारी? अभी लेटेस्ट फ्लैगशिप स्कीम्स में भी इसको शामिल किया है। यस सर। सर डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह स्कीम है ये। सर अमाउंट बढ़ाया गया है अभी, लेकिन आपको इसकी मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है सर, सॉरी। आप ये बताएं कि मारवाड़ की जो है वो दाई माँ किसको कहा जाता है, और इनकी छतरी जो है आप स्वस्ति गेट से पहले जब जाती हैं तो वहां पे जो है इनकी छतरी भी बनी हुई है, और ये जो दाई माँ है इन्होंने कौन से युद्ध में जो है किसकी जान बचाई थी राज परिवार से संबंधित जानकारी? यस सर। सर ये अजीत सिंह जी की धाई माँ थी, गोरा धाई। क्या नाम है उनका? सर मैं थोड़ा सा अनश्योर, गोरा धाई। और जोधपुर का जो राज्य गीत है उसमें भी उनका नाम लिया जाता है। जी सर, धूसों में भी उनको मेंशन किया जाता है। यस सर। आपका साक्षात्कार पूरा हुआ, अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।